नमस्कार, युवा स्यात् साधु युवा। मैं हूँ विमलेश और आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जो यूनिट 8 है, उस 8 के जो साहित्य विशिष्ट अध्ययन लगा है, उसमें जो 10 रूपक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 रूपक क्या है देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट वीडियो में कि 10 रूपक क्या है। 10 रूपक का जो एक सामान्य परिचय है कि उसके रचयिता धनंजय हैं, उसके ऊपर जो अवलोक नामक वृत्ति लिखे हैं, ध्वनिक लिखे हैं, उसमें कितने प्रकाश हैं, उन प्रकाशों में उस प्रकाशों की विषय वस्तु क्या है, इन तमाम विषयों पर बात करते हुए परिचय को हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो 2 तरह के जो मंगलाचरण किए हैं, पहले में गणेश जी की वंदना और दूसरे में विष्णु और भरत जी का, जिसमें प्रथम में नमस्कारात्मक और द्वितीय में आपका है वस्तु निर्देशात्मक। इस मंगलाचरण को हम लोगों ने जाना था। इसके बाद हम लोगों ने जो श्रोता की प्रवृत्ति कैसे होती है, मतलब क्यों बताए वो, उसके बाद से धनंजय जी ने अपनी प्रवृत्ति क्यों बताई, अलग से एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति क्यों बताई, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जो इस 10 रूपक प्रकरण ग्रंथ का जो फल है, 10 रूपकों का ज्ञान और 10 रूपकों का ज्ञान का क्या फल है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। इसके बाद से नाट्य क्या होते हैं, रूप क्या होते हैं, रूपक क्या होते हैं, इन तीनों में भेद क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। इसके बाद से हम लोगों ने जो 10 रूपक होते हैं वो 10 ही क्यों होते हैं, तो भाई नाटक और नृत्य ये तीनों अलग अलग चीज़ होते हैं। रस पे आश्रित नाट्य होता है, भाव पे आश्रित नृत्य होता है, इससे अलग आपका नृत्य होता है। तो इन तीनों के भेदों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो नृत्य और नृत्य होता है, इन दोनों के 2 भेद होने के बाद मधुर और उद्धत के भेद से 2-2 भेद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मधुर और उद्धत के भेद से 2-2 भेद करते हैं और कौन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। उस मधुर और उद्धत को भी 2-2 लास्य और तांडव के रूप से हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो 10 रूपक हैं, जो 10 रूपक हैं आपके, वह 10 रूपक में अनुकारात्मक दृष्टि से दोनों 10 क्या हैं, 10 में आपस में अभेद है। तो आप भेद क्यों दिखा रहे हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि भेद इसलिए है क्योंकि वस्तु नेसा रसस तेसाम भेदकः, उस तेसाम मतलब रूपकाणाम, रूपकों में वस्तु नेता और रस के कारण भेद है, इसलिए अभेद नहीं है। उन 10 में क्या है, भेद है। ठीक है, इसलिए उनकी संख्या 10 हो जाती है। इसके बाद जो सर्वप्रथम इसमें जो वस्तु आता है, इस वस्तु में वस्तु 2 तरह की होती है। कौन कौन होती है, एक आधिकारिक होती है जो प्राधान कथा होता है, और इसके साथ एक जो प्रसंग के रूप में चलता है वह कौन होता है, प्रासंगिक कथा होती है। ठीक है, तो वस्तु के इतिवृत्त में 2 तरह के बारे में बताए थे, जो मुख्य कथा होता है, एक प्रसंग के साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में जान लिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कौन आधिकारिक होता है और कौन प्रासंगिक होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए, पहला है आपका आधिकारिक इतिवृत्त। आधिकारिक इतिवृत्त क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आधिकारिक इतिवृत्त के बारे में कहते हैं कि अधिकारः फलस्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभुः तन्निर्वर्त्यम अभिव्यापी वृत्तम स्यात् आधिकारिकम। देखिए, 3 अवस्था होती है। एक होता है किसी चीज पे आपका स्वामित्व प्राप्त करना, स्वामित्व होना। स्वामित्व के बाद उस पर स्वामित्व होगा तो आपका अधिकार होगा। ठीक है, और अधिकार के बाद उसके आप अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी बनने के बाद उस अधिकारित्व में रहने में जो आप कार्य करेंगे वो आधिकारिक होगा। अब इसको हम लोग जानेंगे अच्छे से कैसे। ये 3 चरण होते हैं। तो वही कह रहा है कि फलस्वाम्यम अधिकार, कि कोई भी फल होता है, उस फल के साथ आपका स्वस्वामी भाव संबंध जो होगा वो क्या होगा, अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए, अगर दशरथ जी के पुत्र जो राम जी थे, वो राम जी दशरथ जी के राज्य पे एक तरह से देखा जाए तो चारों बेटों का कह सकते हैं, या मुख्यतः राम जी को भी कह सकते हैं।
तो राम जी का उनके राज्य पर स्वामित्व था, मतलब उनके राज्य को पाने में वो अधिकार रखते थे, ठीक है। इसलिए उनके राज्य के अधिकार के कारण मतलब राज्य पर उनका अधिकार था, इसलिए उस फल का अधिकारी कौन होगा? राम जी होंगे। तो उस फल पे स्वामित्व होना ये अधिकार है, और उस स्वामित्व को पा जाना ये अधिकारी है, ठीक है। इसीलिए तत्प्रभु अधिकारी, मतलब उस स्वामित्व को पा गए तो उसके क्या हो गए? प्रभु हो गए, तो अधिकारी कहलाएंगे। उसके बाद क्या? तन्निर्वर्त्यम अभिव्यापी, उसके बाद जिस अधिकारित्व के पद पर आप बैठ करके, जिसके लिए आप अधिकारी बने हुए हैं, वह अधिकारी पर बैठ, उस अधिकारी के पद पर बैठ करके तन्निर्वर्त्यम अभिव्यापी, मतलब एक राजा के रूप में आप बैठे, तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य के प्रजा का संरक्षण करे, अपने राज्य का अच्छे से पालन मतलब संचालन करे। तो एक जो पूरा आधिकारिक मतलब चीज़ें होती हैं, उस पूरे मतलब क्या कहेंगे, एक तरह से उस पूरे घटना को हम आधिकारिक कह सकते हैं। या फिर इस उदाहरण से भी समझ लीजिए कि एक किसी नाटक का कोई नायक हो और उस नायक के नेतृत्व में पूरा जो घटनाक्रम चल रहा हो, उस पूरे घटनाक्रम को हम क्या कहेंगे? आधिकारिक कथा कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस नाटक का निर्वर्तन, उस नाटक का संचालन वह नायक कर रहा है, इसलिए पूरा वो नाटक क्या है? आधिकारिक है। नहीं कहते हैं लोग कि आपका आधिकारिक इस पे आधिकारिक रूप से आप मतलब आप दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप एक काम करें। क्यों? क्योंकि आपका ना इनके ऊपर अधिकार है, ना आप इसके अधिकारी हैं। तो अधिकार, अधिकारी और आधिकारिक, ये तीनों शब्द अपने आप में अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार मतलब जब तक किसी के ऊपर आपका स्वामित्व नहीं होगा, तब तक आप उस पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं और उसके अधिकारी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अधिकार रहता है, उसके बाद अधिकारी बनते हैं, और उस अधिकारित्व के नेतृत्व में वो पूरा जो वृत्तांत चलता है, जो पूरा कथांश चलता है, वो पूरा कथांश क्या होगा? आधिकारिक कथा कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वही कह रहा है कि फलेन स्वस्वामी भाव संबंध अधिकार, स्वस्वामी भाव संबंध अधिकार होगा, और उस फल का स्वामी हो जाए, ठीक है, उस फल के मालिक हो जाएं, तो अधिकारी कहलाएंगे। और अधिकारी होने के कारण तेन अधिकारेणा, उस अधिकार के द्वारा जिस चीज का आप मतलब संचालन करा रहे हैं, जिसका आप पालन करा रहे हैं, तो वो पूरा वृत्त आपका आधिकारिक के क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो ये आप इसे हम क्या कहते हैं? आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो ये आधिकारिक क्या है? तो इसमें आप लोग अच्छे से क्या रखेंगे? ये इस लक्षण को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। वृत्तम स्यात् आधिकारिकम, ये दे करके कई बार कंफ्यूज कर देगा कि आधिकारिक है, अधिकार है कि अधिकारी है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये प्राय एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करता है, ठीक है। तो ये तो एक रहा है आपका जो वस्तु के जो दो भेद बताए, आधिकारिक और प्रासंगिक। उसमें से आधिकारिक किसे कहते हैं वो जान लिए, अब प्रासंगिक किसे कहते हैं वो जानिए। जैसे मान लीजिए आधिकारिक का एक और उदाहरण, जो राम और सीता का जो पूरा वृत्तांत होता है ना, वो पूरा वृत्तांत आधिकारिक कथा वस्तु होता है। क्यों? क्योंकि एक ही नायक के नेतृत्व में पूरा जो रामायण है वो पूरा चल रहा है, तो पूरे रामायण को आप क्या कह सकते हैं? आधिकारिक कथा वस्तु कह सकते हैं। और उस कथा के साथ साथ जो अन्य कथा चलती हैं उसको आप प्रासंगिक कहते हैं। देखिए अभी देख लेंगे यहाँ पे प्रासंगिक किसे कहते हैं। कहेंगे प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, मतलब परार्थस्य यस्य प्रसंगतः स्वार्थः, मतलब कि मुख्य कथा के साथ, मान लीजिए कोई कथा मुख्य रूप से चल रही हो, ठीक है, उस मुख्य कथा के साथ साथ ऐसा कोई जुड़ जाए जो उस कथा के साथ साथ उस मतलब मेन कथा में उसकी सहायता भी कर ले। मतलब प्रथम जो मुख्य कथा का जो नायक है, उस मुख्य कथा के नायक के लक्ष्य की प्राप्ति में वो सहायक हो, और साथ ही साथ उस सहायक होने के साथ जो खुद का अपना उसका जो कुछ स्वार्थ हो वह भी पूर्ण हो जाए, तो इस कथा को क्या कहते हैं? हम प्रासंगिक कथा कहते हैं। जैसे राम सीता वृत्तांत इत्यादि तो आपके आधिकारिक कथा हो जाएगा, लेकिन जो सुग्रीव इत्यादि की जो कथा है उसको हम प्रासंगिक कथा कहेंगे। क्यों?
क्योंकि सुग्रीव क्या होते हैं, सुग्रीव इत्यादि की ही सहायता से राम जी लंका पे चढ़ाई करते हैं। लेकिन राम जी का भी यहाँ लक्ष्य क्या है, लंका पे चढ़ाई करना और सीता जी को वापस लेना। लेकिन इस कथा के साथ साथ सुग्रीव तो जुड़ गया, लेकिन सुग्रीव का अपना भी फायदा था। क्या था कि वह बाली को मरवा करके किष्किंधा पे अपना राज चलाना चाहता था। तो परार्थस्य यस्य प्रसंगतः स्वार्थः, दूसरे के हित में आए और साथ ही साथ यस्य प्रसंगतः स्वार्थः, उसी प्रसंग में अपना भी कार्य अपना निकलवा ले, वही कथा क्या होता है, प्रासंगिक कथा कहलाता है। वही कह रहा है कि यस्य इति वृत्तस्य पर प्रयोजनस्य, पर के प्रयोजन के लिए तत्प्रसंगात स्व प्रयोजन सिद्धि तत्प्रासंगिक, उसी प्रसंग से अपना भी प्रयोजन सिद्धि करे, वही कौन कथा होती है, प्रासंगिक कथा होती है। ठीक है, तो ये तो वस्तु के जो दो भेद किए, वस्तु नेता रस जो तीन हैं, उसमें से जो वस्तु है, उस वस्तु के जो दो भेद किए, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो आधिकारिक किसे कहते हैं, प्रासंगिक किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लिया। ठीक है, अब आते हैं, अब इनके भेद करेंगे कुछ, तो वो देख लेते हैं। कहना कि प्रासंगिकम अपि, मतलब आधिकारिक और प्रासंगिक में प्रासंगिक भी पताका और प्रकरी के भेद से द्वि प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बार देख लेंगे यहाँ पे, जो प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक जो होता है वह प्रासंगिक पताका और प्रकरी के भेद से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रासंगिक कितने तरह के होते हैं, प्रासंगिक जो वस्तु कथा होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक पताका और एक प्रकरी। ठीक है, तो अब देखेंगे पताका किसे कहते हैं, प्रकरी किसे कहते हैं। तो देखिए, कहना कि सानुबंधम पताकाख्यम, कि यद दूरम, क्या कहते हैं कि यद दूरम अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका। एक देखिए, एक मुख्य कथा होती है। ठीक है, मुख्य कथा के साथ साथ कोई दूसरा कथा जुड़ गया, और उस कथा के साथ साथ कोई दूर तक जाए, ये नहीं कि कुछ दूर तक चले फिर बीच में छोड़ दे, मतलब मुख्य कथा के साथ साथ कुछ दूर तक जाए, वह कथा प्रासंगिक हो, मतलब पताका होती है। जैसे अगर मान लीजिए युवा अवस्था में यदि आप मतलब मान लीजिए प्रेम इत्यादि कर लिए, तो युवा अवस्था में चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, जितना तेज जुड़ता है उतना तेज छोड़ा। यदि आप पताका के कैटेगरी में हैं, यदि जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं यदि वो पताका की कैटेगरी में है और आपके जीवन के साथ साथ चल रही हैं, तब तो ठीक है। यही है कि जो दूर तक जाए वो पताका, और जो कम क्षेत्र में रहे, अर्थात जो मुख्य कथा के साथ साथ दूर तक जाए वह पताका होता है। जैसे मान लीजिए कि जो राम चलते हैं और राम के साथ जो सुग्रीव जुड़ते हैं, वह सुग्रीव की कथा एक तरह से कहिए तो सीता जी के प्राप्ति तक जाती है, मतलब वह कथा मतलब उस मेन कथा के साथ दूर तक जाती है। तो इसलिए सुग्रीव इत्यादि जो विभीषण इत्यादि का जो वृत्तांत है उसको हम पताका की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रकरी च प्रदेश भाग, और प्रकरी च प्रदेश भाग, और कोई ऐसा कथांश हो जो कथा के अंश के साथ मतलब कुछ देर के लिए आए फिर चला जाए। जैसे मान लीजिए राम जी किस में आए, अरण्य में आए, और उसमें वहाँ पे उनको सबरी से भेंट हुआ, तो सबरी से भेंट हुआ, कुछ देर के लिए कथा चला, फिर अपना आगे निकल गए। तो कथांश के साथ साथ जो कुछ देर के लिए आए फिर खत्म हो जाए, उसे क्या कहेंगे, हम प्रकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको आप किसी का मतलब मान लीजिए आपका कोई साथ दे, तो ये मान के चलिए कि वो आपके साथ पताका की कैटेगरी में रहे, प्रकरी की कैटेगरी में नहीं रहे, क्योंकि प्रकरी की कैटेगरी में तो कोई भी रह सकता है। यदि आप एक गिलास के जैसे पानी मांगेंगे तो दे ही सकता है, इंसानियत तो अब भी देखने को मिलती है। लेकिन आजकल जो कुछ घटना हो जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में एक घटना हुई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम एक काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे जगहों पे लोग कुछ नहीं कहते हैं, मतलब पूरा के पूरा नपुंसक बन के रहते हैं। पता नहीं लोग ऐसे जीवन में क्या करेंगे। हालांकि ये घटना बहुत निंदनीय थी, लेकिन खैर। तो सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग, जो कथा के साथ दूर तक जाए, यद दूरम अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका, इसे पताका कहते हैं। और जो यद अल्पम, जो कुछ थोड़ा देर, दूरम अनुवर्तते
दूर जाए लेकिन थोड़ा दूर जाए, उसे क्या कहते हैं हम? प्रकरी के नाम जाते हैं। यद अल्पम दूरम अनुवर्तते सा पताका, और यद दूरम चानुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका। ठीक है, तो ये पताका और प्रकरी में भेद होता है। ठीक है, तो अब परीक्षा के हिसाब से देखें तो आपको देखना है कि परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, ये दे करके पूछ देगा कि किसका लक्षण है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद से यहाँ ये पूछ सकता है कि प्रासंगिक के कितने भेद होते हैं, तो प्रासंगिक के 2 भेद होते हैं, पताका एवं प्रकरी। इसमें से पताका किसे कहते हैं, प्रकरी किसे कहते हैं? तो सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेशवाक। इसके बाद इसके नीचे जो दिया है वहाँ से भी पूछ सकता है, तो आप समझे रहेंगे तो भी लगा देंगे। जैसे इसके नीचे गद्यांश दिया है जिसको धनिक ने लिखा है कि यद दूरम चानुवर्तते प्रासंगिकम साकिम, तो पताका, यद अल्पम दूरम चानुवर्तते सा प्रकरी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे चलो। हाँ, अब कह रहे हैं कि पताका प्रसंगेन पताका स्थानकम व्युत्पादयति। देखिए, पताका प्रकरी का प्रसंग चल रहा है, तो पताका और प्रकरी के प्रसंग में एक पताका स्थानक होता है। तो पताका स्थानक किसे कहते हैं ये देख रहे, जैसे आप युद्ध इत्यादि में देखे होंगे कि जब किसी का रथ चलता है ना, तो रथ के ऊपर एक झंडा लगा रहता है। तो झंडा को देख करके आदमी अंदाजा लगा लेता है कि कोई ना कोई आ रहा है। तो कैसे अंदाजा लगा रहा है कि वो आ रहा है, यानी उसका चिन्ह, मतलब उसके आने का चिन्ह झंडा है, तो वो पताका स्थानक कह सकते हैं। अब उसको एक पारिभाषिक के रूप में कैसे कहेंगे देख लेते हैं कि प्रस्तुतागंतु भावस्य वस्तुनः अन्योक्ति सूचकम। प्रस्तुत आगंतु भावस्य मतलब जो प्रस्तुत है उस प्रस्तुत के हिसाब से आगंतु भावस्य मतलब आने वाली कथा को हम अन्योक्ति सूचकम, अन्य के माध्यम से जान जाएं, तो उस स्थान विशेष को हम पताका स्थानक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतागंतु भावस्य मतलब प्रस्तुत के द्वारा भावी कथा को जिसके माध्यम से हम अन्य के उक्ति के माध्यम से हम जान लें, उसे हम पताका स्थानक के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पताका स्थानक कहते हैं। ठीक है, और वह पताका स्थानक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तुल्य इतिवृत्त और एक होता है तुल्य विशेषणतया। जैसे मान लीजिए कि किसी का इतिवृत्त 2 मतलब किसी का कथा समान चल रहा हो। ठीक है, तो उस कथा के हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि हाँ मतलब ऐसी चीज़ें अब होने वाली हैं। या एक होता है विशेषण के रूप में कि किसी को आप कोई विशेषण से कह रहे हैं और उसके माध्यम से अंदाजा लगा दें कि अच्छा इस तरह विशेषण इनका है तो इसी तरह विशेषण उनका भी है, तो एक से अंदाजा लगा लें कि अच्छा इसी की बात हो रही है। तो जिसके माध्यम से हम किसी के आने की सूचना जान लें, वही होता है पताका स्थानक। ठीक है, जैसे तुल्य इतिवृत्त जो 2 भेद किए हैं उसमें देखिए दिया है कि एक उदाहरण दिया है रत्नावली का कि यातोस्मि पद्मनयने समयो ममैसा सुप्ता मयैव भवति प्रतिबोधनीया। ये किसका उदाहरण है? तुल्य इतिवृत्त का। जैसे इसमें जो सूर्य है वो सूर्य कहता है कमल नयनी से कि हे कमल नयनी कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है, क्योंकि सुबह ही मैं तुमको जगाऊंगा, तो इसलिए अस्ताचल जो सूर्य हैं वो चले जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मैं ही तुम्हें सुबह जगाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं फिर से सुबह यहाँ आऊँगा। लेकिन ये प्रसंग उस समय का है कि जब जो वो रहते हैं उदयन, वो सागरिका के लिए कहते हैं कि मैं सुबह तुमसे फिर यहीं पे मिलूँगा। ये समान कथा है। जो कमल होता है ना, तो कमल खिलता है सूर्य के उगने से, फिर बंद हो जाता है सूर्य के डूबने से। तो सूर्य पहले निर्धारित होता है, तो सूर्य जा रहा है तो बंद हो जाएगा। ठीक है, आज का मिलन तो हो गया, अब फिर से तुमसे हम इसी जगह पे मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखें। मान लीजिए अगल बगल कुछ लोग खड़े हों तो उनको नहीं बताना चाह रहे हों, तो वो अपने किसी मित्र से कह रहे हैं कि भाई सूरज मानो ऐसे कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, कल फिर तुमसे ऐसे मिलूंगा। तो दोनों समझदार व्यक्ति होते हैं, तो एक दूसरे के कथान से समझ जाते हैं कि ठीक है कल इसी समय इस जगह पे आ जाना है, तो दोनों मिल लेंगे। तो दोनों की जो इतिवृत्त हैं वो दोनों के समान है, इसीलिए जो पताका स्थानक है, जो मिलने का जगह है, वो यही है, तट का किनारा, इसलिए हमको सुबह यहाँ पे आ जाना है। ठीक, क्योंकि सुबह ही सूरज उगेंगे। इसके बाद आता है तुल्य विशेषणतया, मतलब किसी के विशेषण की, जैसे मान लीजिए एक बगी, ये दृश्य ये दिए हैं,
उद्दामुत्कलिकां विपाण्डुरुचम प्रारब्ध जिह्वाम क्षणात्। ये भी रत्नावली का ही श्लोक है। तो जैसे सीन यहाँ का ये है कि एक बागवान रहता है और रोमांटिक सा बागवान है और उस बागवान में लताएं खिली हुई हैं। तो लताओं के जो ऐसे मान लीजिए कि लताओं की स्थिति ऐसी है जैसे काम वासना से पीड़ित जैसी एक स्त्री होती है, उस तरह से मतलब उस लताओं की स्थिति उदयन मतलब देख के ऐसा मतलब इमेजिन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मतलब काम वेग से ये लताएं हैं पूरी रोमांचित हो चुकी हैं, एकदम काम वेग मतलब काम के वेग से एकदम पीली पड़ गई हैं, एकदम मुरझा टाइप की गई हैं। इस प्रकार से वे लताओं को कह रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि दूसरी स्त्री को वो ऐसा कह रहे हैं। तो मैं इनको आज ऐसे देखूंगा कि मानो इनके मतलब दूसरी स्त्री के समान कि इस वासो जो उनकी पत्नी रहती हैं वासुदत्ता, उनके प्रथम मतलब उनके मुख को लाल कर दूंगा। तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ लता के वर्णन में तुल्य विशेषणों के द्वारा उदयन और सागरिका के भावी मिलन जो वासुदत्ता के क्रोध के कारण बनेगा। तो देखिए यहाँ जो विशेषण है वह विशेष से लता है, उस लता के स्थान पे आप सागरिका को रख सकते हैं, या वह विशेषण जो लताओं में लगा रहे हैं वह विशेषण एक तरह से कहिए तो उदयन सागरिका के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे लग रहा है कि ठीक है मैं तुमसे कल मिलने वाला हूँ या तुमसे कल, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ समझने की बात यह है कि तुल्य विशेषणतया विशेषण के अनुसार भी यदि हम किसी के मिलने का समाचार जान लें, वह जिस जगह पे कह रहा है वो भी एक पता का स्थानक होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखने हैं कि पता का स्थानक क्या होता है, पता का स्थानक कितने होते हैं। तो तुल्य इतिवृत्त और तुल्य विशेषणतया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका, हाँ ठीक है, तो ये जो अभी तक बताए आधिकारिक और प्रासंगिक दो प्रकार के भेद बताए। कौन, एक आधिकारिक एक प्रासंगिक। प्रासंगिक के भी दो भेद बताए, एक पताका और एक प्रकरी। तो कुल एक तरह से कहें तो तीन भेद हुए। कितने भेद हुए, तीन भेद। इन तीन भेदों को भी पुनः तीन भेद कहते हैं। ठीक है, तीन भेदों के भी कितने भेद करते हैं, तीन भेद करते हैं। कौन कौन, एक प्रख्यात, एक उत्पाद्य और एक मिश्र। एक प्रख्यात नाम से और एक उत्पाद्य से और एक आपका होता है मिश्र से। ये तीन तरह के भेद कर देते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन क्या है ये भी बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रख्यातम इतिहासादेहे, जो प्रख्यात होता है, जो प्रख्यात जो कथा वस्तु होती है उसको हम इतिहास इत्यादि से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं, तो किसी न किसी कथा वस्तु से ही लिए हैं। तो उस कथा वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रख्यातम इतिहासादेह, तो प्रख्यात के अंतर्गत रख देंगे। उत्पाद्यम कविकल्पितम, और उत्पाद्य कथा वस्तु वह होती है जो कवि के कल्पना के अनुरूप जिसकी संरचना की जाए, रचना की जाए, उस कथा वस्तु को हम उत्पाद्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कोई मतलब ऐसे आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण हुए हों जो लगता है कि हाँ मतलब ये ऐसा मतलब एक काफ़ी एक मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि इसको लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। जैसे आए दिन आजकल लोगों के ऊपर बायोपिक पिक्चरें बन जाया करती हैं। तो ये क्या है, कवि की कल्पना के अनुरूप है, कुछ सही हैं और कुछ कल्पना के हिसाब से करके बायोपिक बना दे रहे हैं लोग। तो उत्पाद्य हो सकता है। इसके बाद मिश्र है, तो मिश्र में क्या होता है, मिश्रम च संकराताभ्यम, उसमें कुछ इतिहास से चीज़ें ली जाती हैं और कुछ कवि के कल्पना के अनुरूप ली जाती हैं। ठीक है, तो जिसमें दोनों हो उसे हम मिश्र की कैटेगरी में रखेंगे। और यह दिव्य और अमर्त्य के भेद से ये अनंत हो जाया करते हैं। एक आपके दिवलोक में, एक पृथ्वी लोक में, दोनों की कथा वस्तु अलग अलग से मतलब कथा वस्तु के अनेक भेद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आधिकारिक और प्रासंगिक के दो भेद, पताका, प्रकृति, इन तीनों के पुनः तीन भेद हो जाते हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तो प्रख्यात किसे कहते हैं, इतिहास, और उत्पाद्य कहते हैं कवि कल्पित को, मिश्र कहते हैं दोनों के संकर को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कहते हैं कि इतिवृत्त का फल क्या है। ये जो आपके सामने इतिवृत्त चल रहा है, इस इतिवृत्त का फल क्या है। कह रहे हैं कि कार्यम त्रिवर्गस तच्छुद्धमेकानेकानुबंधी च। त्रिवर्गस मतलब
जो 3 वर्ग हैं धर्म अर्थ काम, इनकी प्राप्ति करना ही इतिवृत्त का क्या है, फल है। यह फल जो कभी केवल धर्म के रूप में आ सकता है, कभी धर्म अर्थ दोनों के रूप में आ सकता है, और कभी धर्म अर्थ और काम इन तीनों में आ सकता है। मतलब इन तीनों का जो संबंध तीनों एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। कभी केवल धर्म की प्राप्ति हो सकती है, कभी केवल अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, कभी केवल मोक्ष, कभी तीनों एक साथ। मतलब वही करा है तच्चुद्धम एक अनेक, एक के साथ भी आ सकता है और अनेक के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस इतिवृत्त का फल जो होगा वो क्या होगा, कार्यम त्रिवर्गस तच्चुद्धमेकानेका अनुबंधिचा। ठीक है, तो ये कार्यों इतिवृत्त का क्या है, फल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ सकता है कि कार्यम त्रिवर्गस तच्चुद्धमेकानेका अनुबंधिचा ये क्या है, तो इतिवृत्त का फल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ठीक है, इतिवृत्त का फल तो पा लेंगे, इसके साधन क्या होंगे, कैसे हम इतिवृत्त मतलब करेंगे, तो हम एक इतिवृत्त की संरचना कैसे करें, मतलब कथा वस्तु की संरचना हम कैसे करेंगे, तो उसके साधन बता रहे हैं। तो एक बता रहे हैं कि बीज क्या है, कि बीज देखिए कह रहे हैं कि स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तारे नेकधा। स्वल्प उद्दिष्टस्तु, किसी रूपक में कोई ऐसा कथांश होता है जो थोड़ा बहुत उद्देश्य करके और वह कथा चलने लगती है और उसी को आधार बना करके कथा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो तद हेतुर विस्तार यानी कथा, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा बीज का वपन करते हैं और वह बीज जब बड़ा होता है तो बीज के कई तना हो जाते हैं, कई अपने शाखाएं हो जाती हैं। मतलब एक ही छोटा सा बीज आगे चल करके विस्तृतीकरण रूप पकड़ करके काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो एक ही साथ आया था। तो कोई भी कथा में एक अंश मतलब एक अंश होता है और उसी के आधार पे का, जैसे मान लीजिए रत्नावली में कहीं से जो उदयन के जो सचिव रहते हैं योगेंद्र नारायण, वो सुने रहते हैं कि रत्नावली के प्राप्ति से जो सागरिका रहती हैं उनके प्राप्त हो जाने पे जो उदयन है वो चक्रवर्ती हो जाएंगे। तो एक तरह से कहें तो ये केवल इतना बीज ही, और इतना बीज कहें तो जब आती हैं सागरिका, और सागरिका जब आती हैं फिर वो गिर जाती हैं, वो क्या कहते हैं सागर में, फिर किसी न किसी कारण वो मिल जाती हैं। तो ये निर्धारित कर देता है कि यह कथा बिल्कुल सही जाएगा और इतने से राजा क्या होंगे, अब चक्रवर्ती बन जाएंगे। तो एक बीज जो आगे चल करके कथा का एकदम विस्तृतीकरण रूप ले ले तो वह क्या होता है, बीज होता है। और यह कथा में सबसे उपयोगी चीज होती है, कौन, बीज, क्योंकि इसी के आधार पे सारी कथाएं चला करती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्वल्पोद्दिष्ट से तद हेतु बीजम विस्तार नेकधा, इस लक्षण को आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका बिंदु। देखिए बिंदु का लक्षण देख लेते हैं पहले। बिंदु का लक्षण है अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु अच्छेद कारणम। कि अवांतरार्थ विच्छेदे, मुख्य कथा के साथ कोई अवांतर कथाएं जब आ जाती हैं, उन अवांतर कथा के साथ, उस अवांतर कथा के आ जाने से जो मुख्य कथा चला करती हैं, वह मुख्य कथा अवांतर कथा के कारण कहीं ना कहीं उनका छेदन होने लगता है, टूटने लगता है। तो वह टूटे नहीं, उस टूटने का जो मतलब मेन न टूटे उसका जो कारण है वह बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए अच्छेद कारण, जो अच्छेद का कारण होता है वह बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कथा चल रही है, ठीक है, आप किसी कार्य में गए और कार्य करने गए, और ऐसा तो है नहीं कि आप निकल गए तो आप हमेशा निकलते जाएंगे। बीच में या रास्ते में कोई ऐसा चीज मिला जो आपको कुछ देर के लिए आपके लक्ष्य से आपको भटका दिया। तो भटका तो दिया तो आप उसमें रम गए, उसमें लग गए। फिर बाद में आपको ध्यान आया उसी के साथ ऐसा कोई चीज आपको दिखा जो आपके मेन लक्ष्य से संबंध रखता हो, तो उसको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा हम इसी के लिए निकले थे। तो ये जो आपका मुख्य कथा चल रहा था, क्या चल रहा था, आपका जो मुख्य कथा चल रहा था, उस मुख्य कथा के साथ जो आप थोड़ा सा हटे थे, मतलब डगर से उतर गए थे, और उतरने के बाद फिर आपको लगा कि हाँ कि कोई चीज़ देख करके याद आया कि हमको वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ जो पहुँचाने का जो कारण है, यानी
जो मेन कथा से जो टूट रहा था वो जो फिर आपको अवान्तर कथा से मेन कथा में लाया, तो जो लाने का कार्य कर रहा है वह बिंदु होता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदु अच्छेद कारणम। ठीक है, ये होते हैं। ये जो अभी तक बताए कौन, बीज बिंदु तो बता दिए, ये जो प्रासंगिक के दो भेद बताए हैं पदाका और प्रकरी, एक होता है कार्य, एक होता है क्या, ये कार्य होता है। ये क्रम के हिसाब से मतलब वहां प्रसंग के हिसाब से बता दिए पदाका प्रकरी को, और फिर बीज बिंदु को बता दिए एक कार्य होता है। कार्य वह होता है कि समग्र फल की जहाँ प्राप्ति आपको हो जाए वह कार्य होता है। तो वही कह रहे हैं कि प्रसंग के हिसाब से आपको पताका प्रक्रिया तो बता दिए, बीज बिंदु भी बता दिए, एक कार्य हो गया। ये जो पांच हैं, इन पांचों का क्रम क्या है, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, ये पांच होते हैं। और ये पांचों को हम क्या कहते हैं, अर्थ प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ प्रकृति कहते हैं। और अर्थ प्रकृति का अर्थ होता है प्रयोजन सिद्धि हेतवः। जैसे कोई भी कथा के साथ कोई भी फिल्म में या किसी भी जगह कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन में जो सिद्धि करता है, जो उस प्रयोजन को सिद्ध करने में जो सहायक होता है, वह अर्थ प्रकृति है। जैसे मान लीजिए कि बीज का वपन हुआ, तो वहाँ से आपकी कथा की शुरुआत हुई। जब कथा शुरू हुआ फिर बीज में टूट गया, तो बिंदु फिर उसको जोड़ दिया, फिर आगे चला, पताका आया, तो पताका के साथ आपका और चला कि उसका भी कार्य सिद्ध हुआ, और मतलब पताका जो दूर तक गया, फिर बीच में आपको प्रक्रिया मिल गया, अंतिम में कार्य की प्राप्ति हो गई। तो आपकी जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की जो सिद्धि हो जाती है, उस प्रयोजन की सिद्धि में जो हेतु रहता है वह कहते हैं हम अर्थ प्रकृति को। तो प्रयोजन सिद्धि हेतवः के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रयोजन सिद्धि हेतवः कौन हुआ, आपका अर्थ प्रकृति हुआ। ठीक है, जो अर्थ प्रकृति होता है वह अर्थ प्रकृति आपके नाटक के भौतिक अवस्था को कहते हैं, कि मतलब नाटक का हम संरचना कैसे कर सकते हैं, नाटक की स्थिति कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें आपको अर्थ प्रकृतियां बताती हैं। इसी को आधार बना करके ही ना नायक कोई कार्य करेगा। मान लीजिए उसके सामने कोई यदि रोड मैप नहीं रहे तो किस हिसाब से काम करेगा। जब हमको पता गया कि हाँ इस बीज का हम वपन किए हैं, तो इसको सिद्ध करने में हमको अपने मानसिक व्यापार के हिसाब से चला जाएगा। तो आगे जो कार्यावस्था आती हैं, जो जिसको हम नायक का व्यापार कहते हैं, तो कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति में यही भेद है कि अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं कि भौतिक अवस्था को कहते हैं, और कार्यावस्था हम क्या कहते हैं, मानसिक व्यापार को कहते हैं। मतलब उस प्रयोजन के सिद्धि के में जो हमारा मानसिक व्यापार होता है, उसको पाने में हमारी क्या चेष्टा होनी चाहिए, ये सब कार्यावस्थाओं के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम लोग के ऊपर प्रेशर भी ना पड़े, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में हम लोग चीज़ों को जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो वस्तु के जो भेद हैं दो, आधिकारिक और प्रासंगिक, उसके बारे में जान लिया। और प्रासंगिक के जो दो भेद हैं पताका प्रकरी, और प्रसंगवश जो पताका स्थानक आया उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद से जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, वो क्यों होती हैं, क्या होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं, सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। सभी के क्रम को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ताकि ये सीधे से यही प्रश्न बना के उठे मतलब पूछता है, तो ऐसे प्रश्न आपके गलत ना हो। तो इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग आने वाले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। सभी को नमस्कार। युवा से साधु युवा।